आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। कक्षा कक्षा 7वीं के अंतर्गत हम लोग आज इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हमने काफ़ी लेसन देख चुके हैं। हमने एक पाठ क्रमांक 9 देखा था, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके अंतर्गत हमने 7 मुद्दे देखा था। अब उसके आगे ही हमारे 2-3 मुद्दे बाकी रह गए थे, हम उसका आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 4/3/1/21 विषय हमारा विषय है इतिहास। और हमारी कक्षा है 7वीं। हमारा घटक है पाठ क्रमांक 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ मुद्दे देखे थे। 7 मुद्दे हम लोग देख चुके थे इसके अंतर्गत। तो आगे के हमारे 2-3 मुद्दे हैं। तो हम सबसे पहले तो हम पिछली बार जो हमने मुद्दे देखे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, कि आपने कौन से मुद्दे के अंदर क्या क्या देखा है। तो क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, तो सबसे पहले हमने समझे थे कि क्षेत्रीय संस्कृति यह क्या होती है और उसका निर्माण क्या होता है। तो हमने देखा था कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो, किसी भी राज्य के व्यक्ति को पहचानना हो, तो हमें उसके खाने पीने से और रहन सहन से ही पता लग जाता है कि वो किस राज्य का रहने वाला है और किस संस्कृति का है और उसकी भाषा क्या है। देखिए, अगर हम कोई उड़िया भाषा बोलने वाले को देखते हैं तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उड़ीसा का रहने वाला है, उड़ीसा प्रांत का है। हम इसी प्रकार हम कोई से पंजाबी बोलने वाले को देखते हैं तो वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पंजाब से है, पंजाब का रहने वाला है। और कोई बंगाली भाषा का व्यक्ति हमें नज़र आता है और उसको बंगाली बोलते हुए देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंगाल का है। तो इसी प्रकार उसके खाने पीने से, रहने से हम उसकी संस्कृति का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके क्षेत्र का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस क्षेत्र का रहने वाला है। तो हमने इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत ये देखा था। उसके बाद में हमारा पहला मुद्दा था चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर यह एक राज्य है महोदयपुरम का। हमने देखा था चेर ये महोदयपुरम का राज्य था। चेर चेर यह महोदयपुरम का राज्य था और इसके अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा को मलयालम भाषा कहा जाता था। तो इस मलयालम भाषा का उदय चेर राज्य के अंतर्गत हुआ था और यह 9वीं शताब्दी से इसका विकास हुआ था। 9वीं शताब्दी से मलयालम भाषा का विकास 9वीं शताब्दी से हुआ था चेर राज्य के अंतर्गत। और वहाँ पर इस सबसे ज़्यादा प्रभाव संस्कृत भाषा से था और इस संस्कृत भाषा से ही निकली हुई भाषा मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और वहाँ के लोगों ने, राज्य में रहने वाले लोगों ने भी संस्कृत से बहुत कुछ सीखा था। इसीलिए कहा जाता है कि चेर राज्य के मलयालम भाषा पर संस्कृत का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है और उससे मिलकर ये भाषा, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा से मिलकर एक भाषा बनी थी, एक शैली बनी थी जिसका नाम था जिसका शैली का नाम था प्रणवलम शैली।
जो ये क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत भाषा से मिलकर बनी थी। तो चेर राज्य के अंतर्गत हमने ये सब देखा था। और चेर राज्य के अंतर्गत बहुत सारे मतलब क्षेत्रों का निर्माण किया गया, भाषाएं आई और बंगाल की स्थापना की गई। बंगाल का नाम बदलकर सूबा रखा गया। यह सब हमने देखे थे। और फिर हमने देखा था कि दूसरा पॉइंट हमारा था शासक और धार्मिक परंपराएं। शासक और धार्मिक परंपराएं क्या थी, और इसके अंतर्गत हमने देखा था जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथपुरी का मंदिर यह केरल में स्थित है। एक मिनट, सॉरी, हमने देखा था कि जगन्नाथपुरी का मंदिर यह केरल में स्थित है और इससे बनाने का निश्चय अनंत वर्मन ने किया था। और अनंत वर्मन में इसका निश्चय करने के बाद में जगन्नाथपुरी यह मंदिर को जगन्नाथ जी को के अधीन कर दिया था। और यह मंदिर इस मंदिर के जरिए सियासत की गई थी। और ब्रिटिश शासन के बाद ऐसे बहुत से जो लोग थे, पहले मुगलों ने राज किया, फिर मराठों ने राज किया, फिर ब्रिटिश सरकार आई, उसने राज किया इस मंदिर पर। और ये मंदिर पर राज करने का मतलब मकसद ये था कि जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ती गई, उसकी वो मंदिर के स्थान पर लोग यात्रा करने के लिए आते गए, और वैसे वैसे उसकी मान्यता बढ़ती गई और वहाँ पर उस राजा का राज्य स्थापित होता गया। और वहाँ के राजाओं का यह मानना था कि अगर प्रजा हमें जैसे जैसे हमारा यहाँ पर विकास होगा, जैसे जैसे यात्री यहाँ पर आएंगे, वैसे वैसे ही हमें लोग राजा के रूप में स्वीकार करने लगेंगे और हमें भी राजा मानेंगे और हमारा भी यहाँ पर विकास होगा। तो ये हमने देखा था जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसने अनंत वर्मन जी ने इसको बनाने का निश्चय किया था। और जगन्नाथ का अर्थ होता है, मतलब जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जग का भगवान, यानी कि पहले विष्णु वहाँ पर जो स्थायी देवता थे उसे जगन्नाथ नाम से पूजा जाता था, जगन्नाथपुरी के नाम से जाना भी जाता था और जगन्नाथ के नाम से ही उन्हें पूजा जाता। बाद में फिर उनको विष्णु का नाम दे दिया गया, विष्णु भगवान का, फिर उनको विष्णु भगवान के नाम से पूजा जाने लगा। इसी प्रकार हमने देखा था कि जगन्नाथपुरी के अंतर्गत किस तरह उसका बनाने का निश्चय किया, किसने किया, और वहाँ के राजा की मंशा क्या थी और किस तरह उनका राज्य वहाँ पर स्थापित था। उसके बाद में हमने देखा शूरवीरता, राजपूत और शूरवीरता। यह पॉइंट है हमारा, राजपूत और शूरवीरता। तो ब्रिटिश शासन के आने के बाद में 8वीं शताब्दी से हमने देखा था कि ब्रिटिश शासन के आने के बाद में ब्रिटिश शासन ने पहले जो आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है जो राज्य, वह पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था। यानी कि जब ब्रिटिश शासन आया था तो उन्होंने इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना, मतलब राजपूताना नाम इसका रख दिया था और वो राज्य भी राजपूताना नाम से ही जाना जाता था, जिसे आज हम राजस्थान बोलते हैं। और वहाँ राजपूतों की वहाँ पर 8वीं शताब्दी से ही उनका विकास शुरू हो गया था और उनका विकास बहुत टाइम तक के चलता रहा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे शूरवीरता आए जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। उसके अंतर्गत हमने एक उदाहरण देखा था पृथ्वीराज चौहान का, कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान युद्ध का वर्णन करते हुए मृत्यु से ना डरने का निश्चय, मतलब मृत्यु से ना डरते हुए युद्ध करने के बारे में लोगों को प्रेरित करते थे। और इसी प्रकार हमने दूसरा मुद्दा देखा था इसके अंतर्गत बंगाल नज़दीक से। तो बंगाल नज़दीक से इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मुगलों का शासन आने के बाद में इस बंगाल का नाम बंगाल बदलकर एक सूबा रख दिया गया था। और वहाँ की जो प्रशासन भाषा थी, तो प्रशासन भाषा को भी फारसी नाम से घोषित कर दिया था। जहाँ की जो प्रशासनिक भाषा थी उसको फारसी नाम से घोषित कर दिया गया था और इसका बंगाल का नाम बदलकर सूबा रख दिया गया था। इसके बाद में यहाँ तक कि हमने देखा था। उसके बाद में हमारा पॉइंट है मुद्दा क्रमांक 7, पीर और मंदिर। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक के समझाऊंगा और अभी याद है आप लोग को आपने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। आज हम एक नया मुद्दा स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीर और मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं।
क्रमांक 7 पीर और मंदिर। पीर और मंदिर, मंदिर तो हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर किसे कहते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। हिंदू के पवित्र स्थान को, धार्मिक स्थान को मंदिर कहा जाता है। तो ये पीर क्या है? पीर, पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ यह पीर फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है फारसी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। पीर यह शब्द फारसी शब्द भाषा से आया हुआ है और इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक मार्गदर्शक ये क्या होते हैं? ये किसी मतलब पीर यह शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है, लेकिन पीर ये मुसलमानों के शासन के अंतर्गत आते थे। कि ये पीर जो लोग नेता होते थे, जो मतलब 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी से बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। बंगाल पर क्या हुआ था? 16वीं शताब्दी से बंगाल पर मुगलों का मुगलों का स्थापना हो गई थी, लेकिन उनका नियंत्रण स्थापित हो गया था 16वीं शताब्दी से बंगाल के ऊपर। तो जब मुगलों का शासन स्थापित हो गया वहाँ पर, तो क्या करने लगे, वो उनका जो भी कार्यकाल होता है वो निभाते, और वो जो भी प्रजा के लिए शिक्षक और जैसे बड़े बड़े निर्णय हो या शिक्षक की ऐसे निर्णय हो, क्योंकि भूमिका और शिक्षक की भूमिका निभाते। तो जब वो भूमिका निभाते तो उनके अंदर लोगों को एक मतलब अलौकिक शक्ति दिखाई देती थी। अलौकिक शक्ति यानी भगवान से मिली हुई कोई यूनिक शक्तियाँ, जो मतलब बहुत यूनिक होती है, बहुत अनोखी होती है, जो किसी के पास में नहीं होती। ऐसे कुछ राजा हुआ करते थे जिनके पास में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हुआ करती थी, जिसके कारण वो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होते थे, और लोग भी उनके नाम आदर और सम्मान से लेते थे, नेताओं के नाम। तो उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए उन्हें क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। इसीलिए मतलब इस के अंतर्गत पीर और मंदिर, इस मुद्दे के अंदर देखेंगे हम लोग कि इन्हें पीर क्यों कहा गया था। क्योंकि वहाँ के नेता जो भी थे, कार्यकर थे, वो शिक्षक के निर्णयों की भूमिका निभाते हुए उनके पास में जो भी अलौकिक शक्ति होती थी, तो उस अलौकिक शक्ति से उनकी प्रजा के हित के अंतर्गत वो काम करते थे और प्रजा के बारे में मतलब अच्छे काम करते थे। इसीलिए उनको प्रजा जो होती थी तो उनको आदर और सम्मान देने के लिए उनको पीर नाम से कहलाती थी। पीर नाम से वो बोलना शुरू कर दिए थे उन्होंने, उनको आदर और सम्मान देने के रूप में, इसीलिए इनको पीर कहा जाता था। तो 16वीं शताब्दी के बाद में बंगाल पर मुगलों का राज्य स्थापित हो गया था, और जब मुगलों का राज्य 16वीं शताब्दी के अंदर मुगलों का राज्य स्थापित हो गया था, तो वे जो भी उनकी जमीन होती थी, मानो मतलब हम लोग देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हमने बहुत मतलब देखा है कि किस तरह जो भी राजा होता है वो राज्य करता, और किसी दूसरे राज्य के साथ में वो दूसरे राजा के साथ में युद्ध करता। मान लो कि आगरा का राजा अकबर बादशाह और वो किसी दूसरे राजा के साथ में युद्ध कर रहा हो, तो अगर वो दोनों युद्ध करने के बाद में वो कोई एक व्यक्ति उसके अंदर से एक राजा जीत जाता है, तो वो वहाँ की भूमि पर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता था। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक युद्ध हुआ, और वहाँ पर फिर 16वीं शताब्दी के अंदर बंगाल पर मुगलों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और जब उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो जो भी जमीन उसके जीत होने के बाद में जो भी जमीन उनके हिस्से में आती थी, तो वो उस जमीन का क्या करते, तो वो जमीन जो उनके हिस्से में आती, तो उस जमीन के ऊपर वो धार्मिक स्थल बना लेते। क्या करते? धार्मिक स्थल बना लेते।
जब वो जीत कर अपनी जमीन प्राप्त होती, उनको जो भूमि मिलती, तो वो क्या करते, उसके ऊपर धार्मिक स्थल बनाते, जो किसके काम में आते, जो आगे जो भी प्रजा होती, जो भी वो लोग होते, उनके पूजा पाठ के लिए काम आते, उनके आराधना करने के लिए वो काम में आते। तो वो क्या करते, हमेशा अक्सर यही होता था कि जब भी उनके जीत के अंदर जो भी भूमि उनके हिस्से में आती, तो उसके ऊपर वो धार्मिक स्थल बना लेते थे। और इसी प्रकार इस कालखंड में भी यही हुआ। 16वीं शताब्दी के अंदर बंगाल के ऊपर मुगलों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ की जो भी भूमि उन्हें प्राप्त हुई, उनके हिस्से आई, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर धार्मिक स्थल बना लिया और वहाँ की भाषा भी, उनकी प्रशासनिक भाषा को भी फारसी भाषा रखा। जो भी उनकी सरकारी कामकाजों में बोले जाने वाली भाषा होती थी वह फारसी होती थी, यानी कि मुगलों के टाइम की मुगलों के कालखंड की भाषा फारसी भाषा थी। और उन्होंने उस टाइम अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए अपनी भाषा को भी बदल दिया और प्रशासनिक भाषा को फारसी भाषा घोषित करार दिया गया। और वहाँ के जो भी नेता हुआ करते थे वह उनके पास में अलौकिक शक्ति होती थी और अलौकिक शक्ति होने के कारण वहाँ के लोग उन्हें पीर नाम से जानते थे। और पीर नाम यह फारसी शब्द से आया है, फारसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये पीर शब्द का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो ये पीर शब्दों के अंतर्गत मतलब पीर जो भी पीर हुआ करते थे, इसके अंतर्गत तो बहुत से लोग होते थे, जीव प्रजाति भी इसके अंतर्गत आते थे। तो ये पीर बंगाल के अंदर कहा जाता है कि आज भी बहुत ज़्यादा पीरों की समाधियाँ होती है, बनाई गई है। समाधि, मज़ार, पीरों की मज़ार, यानी कि जो हम हिंदी में जिसे बोलते हैं समाधि, तो उन सभी की समाधियाँ बनाई जाती थी। उनके मतलब उनको याद रखने के हिसाब से उनकी समाधियाँ बना दी जाती थी, ताकि वो उन लोग को याद रह सके कि ये किस पीर की समाधि है, किस राजा की समाधि, मतलब किस नेता की समाधि है, जिसको हम लोगों ने पीर नाम करार दिया गया था। इसी प्रकार बंगाल में ऐसी कई समाधियाँ हैं जो आज भी स्थित है, जो 16वीं शताब्दी से बनाई गई थी, जिसे लोग आदर और सम्मान के साथ में पीर कहते थे। फिर इसी के अंतर्गत 15वीं शताब्दी से इसी के अंतर्गत 15वीं शताब्दी से फिर मंदिर बनाने का कार्य शुरू हुआ। मतलब मंदिर बनाने का दौर शुरू हुआ 15वीं शताब्दी से। तो 15वीं शताब्दी से मंदिर बनाने का दौर शुरू हो गया था और 15वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी से मंदिर बनाने का दौर शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से मंदिर बनाए गए। पहले तो मंदिर कैसे बनाए जाते थे, पहले मतलब झोपड़ियों के मंदिर बनाए जाते थे। जैसे दो छप्पर छाला झोपड़ी बनाई जाती थी। 4 छप्पर वाली झोपड़ी बनाई जाती थी, जिसे बोलते दो छप्पर यानी 2 छत वाली झोपड़ी। 4 छप्पर वाली झोपड़ी यानी कि 4 झोपड़ी वाली झोपड़ी को क्या करते थे, चौछाला झोपड़ी कहा जाता था। और 2 छप्पर वाली झोपड़ी को 2 छाला झोपड़ी कहा जाता था, जिसके अंदर भगवान की तस्वीर रखकर, प्रतिमा रखकर वहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी, भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी, आराधना की जाती थी उस झोपड़ी के अंदर रखकर। लेकिन परंतु 15वीं शताब्दी के बाद में एक 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या किया गया, इस झोपड़ियों के अलावा ईंट, पत्थर और गारे से 18वीं शताब्दी से लेकर क्या हुआ, ये फिर झोपड़ियां ना बनाकर क्या किया गया, जैसे जैसे उनका राज्य का मतलब विकास होता गया, मतलब पहले उनका राज्य की स्थापना हुई, फिर जैसे जैसे राज्य का स्थापना होने के बाद में उस राज्य का विकास होते गया, जैसे जैसे उनके पास में पैसा आते गया और उनकी आय बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर झोपड़ियों को छोड़कर फिर झोपड़ियाँ मतलब पहले तो झोपड़ी बनाकर उन्हें 2 शाला झोपड़ी
चौपछाला झोपड़ी बनाकर उन्होंने उसके अंदर प्रतिमा रखकर क्या किया, भगवान की पूजा अर्चना की। फिर क्या किया, जैसे जैसे उनका विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया, ईंट पत्थर और गारे से मिलाकर मंदिर बनाना शुरू किया। मतलब इमारत टाइप ऐसे मंदिर बनाना शुरू किया। उसके अंदर मूर्तियां रखी गई। जो भी उनके स्थायी देवता होते थे तो उनकी मूर्तियां रखी जाती थी और उनको पूजा जाता था। फिर बाद में मतलब विष्णु भगवान के रूप में वो वहाँ पर मूर्ति रखकर वो पूजा अर्चना करने लगे। और यह किसके कार्यकाल के समय शुरू हुआ था, किसके मतलब सहयोग से, समर्थन से हुआ था, कालू तेली और अंसारी के समर्थन से। मंदिर का निर्माण कार्य किसके समर्थन से शुरू हुआ था, कालू तेली और अंसारी के समर्थन से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। किसके समर्थन से निर्माण कार्य शुरू हुआ था, कालू तेली और अंसारी के समर्थन से। मतलब उस समय के राज्य का नाम हो सकता हो कि उस समय के राजा का नाम हो कालू तेली और अंसारी। इनके समर्थन से 18वीं शताब्दी से ईंट पत्थर और गारे से मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके अंतर किसका सहयोग है, कालू तेली का और अंसारी का। तो फिर मंदिर बनाए गए और वहाँ पर जो भी लोग थे, तो मंदिर बनाने के बाद में उसके अंदर मूर्तियाँ रखी गई। वहाँ पर स्थायी लोग जो हाथ से मूर्तियाँ बनाए, तो उस मूर्ति बनाने के बाद में उस मंदिर के अंदर मूर्तियाँ रखी जाती और फिर वो वहाँ की जो प्रजा होती थी, जो लोग स्थायी लोग होते थे, तो वह अपने स्थायी देवता के रूप में उनको पूजते थे। तो ये था हमारा पीर और मंदिर। पीर और मंदिर, पीर के अंतर्गत हमने देखा है कि वो पीर का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। किस तरह उन जो पीर लोग होते थे वो अपनी प्रजा को मार्गदर्शन करते थे, अपनी प्रजा के हित में अपने जो भी निर्णय हुआ करते थे वो लेते थे और उनकी प्रजा उनको सम्मान देने के रूप में उनको क्या कहती थी, पीर कहती थी। और इनका कार्यकाल 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। बंगाल के अंतर्गत बंगाल पर 16वीं शताब्दी में मुगलों ने अपनी स्थापना नियंत्रित किया था और वहाँ पर की प्रशासनिक भाषा फारसी रखा था। और वहाँ की भूमि का प्राप्त होने के बाद में वहाँ पर क्या करते थे, वो अपने धार्मिक स्थल बना लेते थे। और इसी प्रकार फिर हमने देखा मंदिर किस तरह 15वीं शताब्दी से मंदिर बनाने का दौर शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के मंदिर बनाए गए। और किसके समर्थन में बनाए गए, कालू तेली और अंसारी के समर्थन में मंदिर बनाए गए। ये पहले तो झोपड़ी टाइप मंदिर बनाए गए थे, जिसके अंदर प्रतिमाएं रखकर पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, उसके बाद में फिर विकास होने के बाद में ईंट पत्थर और गारे से मंदिर बनाए गए और उसके अंदर मूर्तियां रखी गई और स्थायी देवताओं के रूप में उनको पूजा गया। तो यह था हमारा पीर और मंदिर। इसके बाद का पॉइंट है हमारा एक आखिरी मुद्दा है जिसका नाम है मछली भोजन के रूप में। मछली भोजन के रूप में। मछली भोजन के रूप में। मछली हम सभी लोग जानते हैं भोजन, यानी जो भी लोगों का खाना होता है, सभी का खाना अलग अलग होता है। अपने राज्य के, अपने धर्म के हिसाब से सभी लोगों का खाने में अंतर होता है। सभी का खाना अलग अलग होता है, किसी का राज्य के हिसाब से होता है, किसी का धर्म के का हिसाब से होता है। सभी का खाना अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये बंगाल राज्य के अंतर्गत इनका खाना क्या था। तो बंगाल राज्य यह एक रेतीला इलाका था। तो ये रेतीला इलाका होने के कारण यहाँ पर काय की उत्पादन होता था, चावल यानी कि धान और रेतीला और समुद्री इलाका होने के कारण मच्छी का उत्पादन था। काय का उत्पादन था सबसे ज्यादा, धान यानी कि चावल, जिससे चावल निकलता है,
और मच्छी का उत्पादन था। और वहाँ पर कौन से लोग रहते थे? ब्राह्मण लोग रहते थे। वहाँ के जो लोग थे तो वहाँ पर आकर रहने लगे, तो वो लोग ब्राह्मण लोग जो मतलब दूसरे प्रांत से आकर रहने लगे, तो वो लोग कौन थे? ब्राह्मण लोग थे। और वहाँ की मतलब उत्पादन क्या था? चावल, धान, मछली, यह दोनों वहाँ के उत्पादन था। इसके अलावा वहाँ पर रेतीला और समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं था। तो वहाँ पर जब यह चीज़ें, अब ब्राह्मण लोग तो शाकाहारी होते हैं, इनको मांस मच्छी वगैरह ये नहीं चलता है, तो ये लोग मतलब इनके धर्म के अंदर यह खाना नहीं है और यह लोग इसका निषेध करते थे। परंतु बंगाल के अंतर्गत उनकी एक मतलब दो ही चीजें उत्पादन होने के कारण वहाँ के जो स्थायी ब्राह्मण लोग थे, जो मतलब जो ऐसे लोग थे जो दूसरी चीजें नहीं खा सकते थे, तो उनके लिए क्या किया गया, मतलब फिर वो लोग काय का भोजन करें। अब ब्राह्मण लोग शाकाहारी होने के कारण मांस मच्छी का भोजन तो नहीं कर सकते, तो फिर एक संकट आ खड़ा हुआ कि भाई इन्हें मतलब कोई भोजन क्या करें। तो राज्य का भोजन ही मछली और धान था, चावल। तो उसके अलावा फिर वो क्या खाएं, तो ये संकट उनके सामने आ गया था। तो उन्होंने क्या किया गया, जो वहाँ के स्थायी ब्राह्मण लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले, तो उनके लिए मछली खाने की अनुमति उनको दे दी गई। जो इसको काय के जरिए दी गई, एक ग्रंथ था धर्म ग्रंथ, खास मछली खाने की इनको अनुमति दी गई थी। खास मछली, एक ग्रंथ था बृहद धर्म ग्रंथ, जो बंगाल में लिखा गया था। और वहाँ का मतलब स्थानीय आहार होने के कारण, जो ये चावल और ये जो थी, इनके स्थानीय आहार थी। क्या था? ये स्थानीय आहार थी। जो राज्य था उनका, राज्य के अंतर्गत इसके अलावा कुछ नहीं उगता था, उनके स्थानीय आहार यही थी। और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रहवासी लोग थे, तो वह भी इसी का काम करते। कारोबार भी मछली का ही कारोबार था। कहा जाता है कि वहाँ के जो बंगाली लोग थे, तो वो क्या करते थे, मतलब समंदर से मछली पकड़कर वही रेतीले इलाके से मछली निकालकर वो ऐसे टोकरों में भरकर उसको साफ करते थे और वह मार्केट में लाकर बेचते थे। तो इसी प्रकार वहाँ पर से मतलब बंगाल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चित्र दिखाई देते हैं। दीवारों के ऊपर चित्र अंकित किए हुए हैं कि मतलब मछली निकालते हुए, टोकरों में भरते हुए, सर पे रखकर ले जाती हुई महिलाएं और मछली साफ करते हुए चित्र, यह सब चित्र वहाँ पर अंकित है और ये सारे चित्र वहाँ पर पाए जाते हैं। और वहाँ की स्थानीय आहार होने के कारण एक ग्रंथ लिखा गया, बृहद धर्म ग्रंथ, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, ब्राह्मणों को, जो वहाँ के स्थायी ब्राह्मण लोग थे, तो उन्हें मछली खाने की अनुमति दी गई। लेकिन मछली कैसे खाने की अनुमति दी गई? कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी गई। और यह सभी ब्राह्मणों को नहीं, बल्कि वहाँ के जो स्थायी ब्राह्मण लोग थे, रहने वाले, जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, स्थायी लोग थे, और वहाँ के स्थायी आहार होने के कारण, यानी कि वहाँ की स्थायी आहार क्या थी? मछली और धान। तो स्थायी आहार होने के कारण उन्हें कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई थी। तो ये था हमारा मछली भोजन के रूप में किस तरह वहाँ पर बंगाल के अंतर्गत किसका उत्पादन था, मतलब दो ही चीज़ों का उत्पादन था। स्थायी रूप में दो ही चीज़ें वहाँ पर उत्पादन की जाती थी और इसी कारण उनको यह मछली खाने की अनुमति दी गई। किस तरह दी गई और ये सब बातें इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखी गई है, बृहद धर्म ग्रंथ। तो हमने देखा है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस तरह हुआ, किस प्रकार हुआ, क्षेत्रीय संस्कृति के अंदर कितने मुद्दे आए और उस मुद्दे के अंतर्गत हमने क्या क्या मतलब कौन से राजा ने क्या क्या स्थापित किया, किस तरह वो राज्य को जीता, उसका नियंत्रण किस तरह स्थापित किया और अपना कार्यकाल किस तरह किया।
तो इसी प्रकार हमने आज बाकी के 2 मुद्दे देखा है, पीर और मंदिर। पीर और मंदिर के अंतर्गत हमने बंगाल का राज्य देखा, मुगलों का शासन देखा, किस तरह मुगलों ने अपना शासन किया और वहाँ की भूमि जीत कर वहाँ पर अपना धार्मिक स्थल बनाया। धार्मिक स्थल बनाने के बाद में फिर 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के मंदिर बनाने का दौर चला। उसके बाद में देखा हमने मछली भोजन के रूप में किस प्रकार वहाँ के लोगों को, स्थायी ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई और किस ग्रंथ के द्वारा दी गई, क्योंकि वहाँ का स्थायी आहार मछली ही था। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझा होगा। आपके लिए एक गृहपाठ है। पाठ क्रमांक 9 के अंतर्गत यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के अंतर्गत जो भी चित्र आए हैं, उसे अवलोकन करके सारी सभी जानकारी प्राप्त करें। क्या करना है आपको? गृहपाठ है, आपको सिर्फ पढ़ना है। हम सब ने इसके अंतर्गत सब सारे मुद्दे देख लिए, विस्तार से समझ लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को भी समझा होगा। आप लोग को सिर्फ इतना काम करना है कि पुस्तक के अंतर्गत जो भी चित्र आए हैं उसी सभी चित्रों को देखना है, उसको अवलोकन करना है, उसका अच्छी तरह समझना है और उस चित्रों से एक एक छोटी से छोटी जानकारी उस चित्र से प्राप्त करनी है। यानी कि सिर्फ आप लोग को पढ़ना है और चित्र से सारी जानकारी मालूम करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब करेंगे ये। ठीक है, धन्यवाद।